पिछले क्लास में कोशिका के बारे में हम लोग देख लिए थे। ये सब जानकारी पहले भी बताए थे, लेकिन फिर भी दोहरा देते हैं कि दोबारा साइटो, नाम क्या है इसका? साइटो। और साइटो का अध्ययन सबसे पहले कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। उसको साइटोलॉजी कहते हैं। जो भी उसका अध्ययन करता, कोशिका का अध्ययन करता है, उसको क्या बोलते हैं? रॉबर्ट हुक। उसको बोलते हैं ये साइटोलॉजी, ठीक है। जीवित कोशिका का अध्ययन सबसे पहले जो किया था वो ल्यूवन हॉक ने किया था। जीव कोशिका का मिलने, जीवन जो बनता है, किसी भी चीज का जीवन जो बनता है, जीव का निर्माण जो होता है, वो कोशिका के समूह से मिलकर के ही जीव का निर्माण होता है। बहुत सारा कोशिका मिलता है, बहुत सारा कोशिका मिला वो उत्तक बनता है। बहुत सारा जीव द्रव्य मिलकर के कोशिका बनता है। बहुत सारा कोशिका मिलकर के उत्तक बनता है। बहुत सारा उत्तक मिलकर के अंग बनता है। बहुत सारा अंग मिलकर के तब शरीर का निर्माण करता है। तो ये किसने बताया था? ये बताया था टीस्मैन और स्लाइडेन। वो ये कहता है, ये लोग ये खोज किया था कि जंतु में, जीव में ये कोशिका पाया जाएगा, लेकिन जीव में जीव का पूरे शरीर में कोशिका पाया जाएगा। ये कौन बताया था? टीस्मैन और स्लाइडेन ने। ये लोग खोज किया, देखा था। ये लोग क्या किया? इसका अध्ययन करके कि पूरा शरीर में सचमुच कोशिका ही पाया जाता। तो ये लोग कौन? ये कोशिका, पूरा जीव जो बना है कोशिका के मिलने से, ये कौन बताया? टीस्मैन और स्लाइडेन ने बताया था। पृथ्वी पर सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा था और सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा। ये पहले भी दिखे थे। जंतु में सबसे बड़ा कोशिका, जंतु हम लोग जंतु ही है। जितने भी चल फिर सकते हैं वो सारा जंतु है, चाहे मानव हो या जानवर हो। मानव जानवर सब इसी में, बायो के हिसाब से सारा कौन है? जंतु ही है। सारा कौन है? जंतु। चाहे चौपाया हो या दो पैर वाला हो, दोनों क्या होगा? जंतु ही कहलाएगा। जो हिल डुल सकता है उसको पादप कहेंगे। जो एक जगह से दूसरे जगह गति कर लेगा उसको क्या कहेंगे? जंतु कहेंगे। हम लोग भी जंतु हो गए। जितने भी इंसान है वो सारा जंतु, जितने भी जानवर है वो सारा भी जंतु है। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ये भी क्या है? जंतु ही है। हम लोग भी जंतु ही है। जो जंतु में सबसे बड़ा कोशिका जो होता है वो कहाँ होता है? अंडाणु, जिसको ओवरी बोलते हैं, इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। और जंतु में सबसे छोटा जो कोशिका होता है वो पुरुष। ये अंडाणु जो होता है ये स्त्री में पाया जाता है। अंडाणु स्त्री में पाया जाता है। ये अंडाणु स्त्री में होता है, ये स्त्री में होता है। और सबसे छोटा कोशिका जो होता है वो शुक्राणु में होता है। किसमें होता है? शुक्राणु में, जो पुरुष में पाया जाता है। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं, ठीक है। जंतु में सबसे बड़ा जो कोशिका होता है, सबसे बड़ा और सबसे लंबा, दोनों में अंतर है। बड़ा का मतलब बहुत बड़ा जगह लेता हो, उसको सबसे बड़ा बोलेंगे। लंबा का मतलब ऊंचाई में सबसे लंबा। जैसे हम लोग देखते हैं कि लाल किला या ताजमहल बहुत बड़ा है, ये कुतुब मीनार बहुत बड़ा है, और ये बुर्ज खलीफा बहुत लंबा है। लंबा और बड़ा में अंतर है। बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, लंबा मतलब हाइट में बड़ा है। तो लंबाई में जो सबसे बड़ा है वो कौन है? तंत्रिका कोशिका है। कौन है? तंत्रिका कोशिका। इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं। ये अधिकतर जो पाया जाता है वो हम लोगों का ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ब्रेन में पाया जाता है। और न्यूरॉन कोशिका अगर एक बार मर गया तो दोबारा ये न्यूरॉन कोशिका नहीं बनता। जंतु में सबसे लंबा कोशिका कौन होता है? तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन कोशिका जो कहाँ पाया जाता है? हम लोगों का ब्रेन में पाया जाता है। इसका जो होता है ब्रेन में जो न्यूरॉन कोशिका पाया जाता है, इसका नहीं के बराबर क्या होता है? सेल का ये डिवीजन जो होता है इसका, न्यूरॉन कोशिका जो विभाजन करता है, यहाँ ब्रेन में जो हम लोगों का न्यूरॉन पाया जाता है, न्यूरॉन कभी भी विभाजन नहीं करता। तो यहाँ पे अगर एक बार कोशिका मर गया तो दोबारा यहाँ पे बनने वाला नहीं है, वो डेड बॉडी वहीं पे पड़ा रहेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कोशिका का जो विभाजन होता है, वो कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। लीवर अगर एक बार उसको काट करके हटा दीजिएगा तो फिर क्या होगा? कुछ ही दिनों में वो क्या होता है? उसका पूर्ति हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो कोशिका का विभाजन होता है वो लीवर में होता है। और सबसे कम नहीं जो विभाजन होता है वो कहाँ पे होता है? ब्रेन में होता है। ब्रेन में आप लोग देखे भी होंगे कि लोगों को अधिकतर हेलमेट देने का क्या देता है? हेलमेट पहनने का सलाह देता है। हेलमेट पहनने का सलाह क्यों देता है? क्योंकि उनको पता है, पुलिस वाले को पता रहता है कि बॉडी का अदर पार्ट्स अगर टूट फूट जाए तो वहाँ पे कोशिका का विभाजन तेजी से हो जाता है। अगर ब्रेन में अगर न्यूरॉन कोशिका मर गया तो वहाँ पे कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इसीलिए पुलिस वाले क्या करता है? हम लोगों को हेलमेट पहनने का इजाज़त देता है, ठीक है। अगर नहीं पहनते तो उसमें फाइन करता है। क्योंकि देखो, कोशिका अगर ब्रेन का कोशिका मर जाएगा तो वो दोबारा ठीक होने वाला नहीं है। जब ठीक नहीं होने वाला, हम लोग का पूरा माइंड जो नियंत्रण में, हम लोग का बॉडी जो नियंत्रित करता है, कौन करता है? बॉडी ही करता है। वहाँ का कोशिका ही नष्ट हो जाएगा, फिर हम लोग नियंत्रित नहीं हो पाएंगे। असंतुलित रूप से जहाँ मर्जी जो मर्जी वो करेंगे। कभी कभी यहाँ पे हेमरेज भी हो जाता है इन्हीं की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग हेलमेट पहनने का बस एक ही कारण रहता है कि मेरा न्यूरॉन कोशिका क्या रहे? सेफ्टी में रहे। न्यूरॉन कोशिका क्या रहे? सेफ्टी में। क्योंकि न्यूरॉन कोशिका क्या करता है? विभाजन नहीं करता है। पुलिस वाले इसीलिए हम लोगों को क्या पहनने के लिए ये देता है? हेलमेट पहनने के लिए इजाज़त देता है। क्योंकि हम अपना जान खुद भी नहीं ले सकते। ये कानूनन ये भी क्या है? अपराधी है।
आपका जान है वो अलग बात है, इसका जान को खुद भी नहीं ले सकते हैं, इसीलिए हम लोगों का रक्षा कौन करता है? पुलिस करता है। आगे देख लेते हैं। विभाजन का सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तंत्रिका में। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो किया था सबसे पहले अल्टमैन ने किया था। अल्टमैन ने वहां पे बताया था कि जब भी कोई भी कोशिका के अंदर कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, अगर वो क्या लेगा, अगर वो श्वसन लेगा तो श्वसन के दौरान ही वो साथ ही साथ जटिल अणु को लेगा, वो मतलब ऊर्जा के रूप में जटिल अणु को वो तोड़ करके 38 एटीपी में तोड़ करके उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा, साथ ही साथ वहां से ऊर्जा मुक्त करेगा। ये कौन बताया था? अल्टमैन ने बताया था। कौन बताया था? अल्टमैन। ये श्वास जब लेते हैं तब ये प्रक्रिया होता है, ठीक है। ये गोल्जी बॉडी का काम क्या है? गोल्जी बॉडी कैमिलो गोल्जी ने बताया कि गोल्जी बॉडी का जो काम है, हम लोग काम करते, कभी कभी हम लोग का हाथ काम करता है, तो क्या सिर्फ हाथ काम करते करते 2 मिनट में थक जाता है? नहीं थकता है। 2 घंटा 4 घंटा हम लोग का हाथ काम कर लेता है, तो 2 घंटा 4 घंटा का तो एनर्जी नहीं रहता। ये एनर्जी क्या करता? बॉडी से, पूरे बॉडी से एनर्जी को खखोर करके हमारे हाथ को जो देता है वो कौन देता? गोल्जी बॉडी देता है। ये कौन बताया था? कैमिलो गोल्जी। जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो जुबान को थोड़ा सा एनर्जी रहता है, वो थोड़ा सा एनर्जी में ज्यादा से ज्यादा 4-5 बार बोल पाएगा, ज्यादा हम लोग 2 घंटा 3 घंटा जो बोल पाते हैं। क्या करता? गोल्जी बॉडी पूरे शरीर से हमारा एनर्जी ला करके जुबान को देता, तब जुबान हम लोगों का क्या करता? काम कर पाता है। तो ये प्रक्रिया, ये जो बताया था, कौन बताया था? कैमिलो गोल्जी ने बताया था कि गोल्जी उपकरण जो है, गोल्जी उपकरण एनर्जी को ढोने, परिवहन का काम जितना भी रहेगा वो सारा गोल्जी बॉडी ही करेगा, चाहे उत्सर्जन हो या ग्रहण का हो, उत्सर्जन का हो या ग्रहण का हो, कौन करेगा काम? गोल्जी बॉडी। इसका खोज कौन किया था? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी भी अपने नाम पे ही इसका नाम रखा है। परिवहन का काम करता है, जनरली परिवहन का काम। परिवहन में चाहे कुछ भी आ जाए, ले जाना, बेकार पदार्थों को अंदर बाहर छोड़ना हो, भले बेहतर पदार्थों को अंदर ग्रहण करना हो, ये सब काम जो रहता है वो किसका रहता है? वो गोल्जी बॉडी का ही रहता है। गोल्जी बॉडी का काम है परिवहन का काम करना, बेहतर पदार्थों को अंदर ले जाना, और उत्सर्जन का कार्य हो चाहे ग्रहण का कार्य हो, कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। और राजधानी जो रहता है, हम लोगों को कभी कभी प्यास लगता है, जो अगर 1% प्यास लगता है, 1% का कमी होता है राजधानी में अगर 1% का कमी होता तो हम लोगों को थोड़ा सा प्यास लगता है। अगर यहाँ पे 10% का कमी हो जाए तो हम लोग क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी कमी होता है राजधानी में तो हम लोगों को क्या लगता है? प्यास लगने लगता है। आगे है तुम्हारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का जो खोज किया था, ये खोज किया था बोबरी नामक वैज्ञानिक। ये सेंट्रोसोम का जो काम है, कोशिका का विभाजन करना। कोशिका का विभाजन का मतलब टूट करके अलग अलग जीव नहीं बनना। यहाँ पे विभाजन का मतलब है टूट करके 2 नए जीव का निर्माण करना, यहाँ विभाजन का मतलब होता है। ये जो विभाजन, यहाँ पे कोशिका का जो विभाजन होता है, ये कौन बताया था? बोबरी ने बताया था कि कोशिका का, प्रत्येक कोशिका क्या होता है, हम लोगों का जैसे कहीं पे कट जाता है, वहाँ पे भरता नहीं, गड्ढा हो जाता है, गड्ढा हो गया तो धीरे धीरे वो भर जाता है। ये कौन बताया था? बोबरी बताया था। बोबरी कैसे बताया था? कि सेंट्रोसोम का जो काम है, कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम पाया था। सेंट्रोसोम का जो काम होता है, कोशिका विभाजन में ये काम करता है। क्या करता है? सेंट्रोसोम खुद को तोड़ करके 2 बराबर भागों में बांट देता, 2 भागों में बांट देता है। एक अपने अंदर रख देता है, एक जहाँ पे खाली है वहां पे रख देता है। खाली जगह पे रख करके ये क्या करता है? उस जगह पे दोनों अपना अपना क्या करता है? वहां से वृद्धि विकास करने लगता है। तो यहाँ पे क्या किया? सेंट्रोसोम क्या किया? विभाजन का काम कर दिया, ठीक है। विभाजन करके एक विभाजन कर देता। विभाजन का मतलब खत्म नहीं होना, विभाजन का मतलब यहाँ पे 2 नया जीवों का निर्माण होना। यहाँ पे दो नया जो बनता है, एक जहाँ पे रिक्त स्थान है वहां पे चले जाता है, एक पूर्व स्थान पे वहां पे रह जाता है। तो दोनों धीरे धीरे क्या करता है? वृद्धि विकास करता है। तो हम लोगों का बॉडी में एक ही सेंट्रोसोम है, अरबों खरबों सेंट्रोसोम है, सभी धीरे धीरे क्या करते हैं? यहाँ पे कोशिका का विभाजन करता है। जब विभाजन करता है धीरे धीरे 4 दिन 5 दिन में हम लोग अगर कहीं पे कट जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है? भरने लगता है। ये जो काम करता है, ये काम सेंट्रोसोम ही करता है। अधिकतर जो हम लोगों का ये कोशिका विभाजन होता है वो लीवर में हो जाता है, ठीक है। और आगे कौन? सबसे ज्यादा जो कोशिका विभाजन ब्रेन में, और सबसे कम नहीं के बराबर जो है वो हम लोगों का ब्रेन में। यहाँ पे समझ लेते हैं कि सबसे ज्यादा हम लोग का ब्रेन में पाया जाता है तो न्यूरॉन कोशिका, और सबसे कम जो पाया जाता है ग्लियल सेल पाया जाता है। न्यूरॉन कोशिका नहीं विभाजन करता। हम लोगों का ब्रेन में ये 10% पाया जाता। कभी कभी ये होता है कि ये 10% थोड़ा सा ज्यादा विभाजन कर लेता है, ये 10% विभाजन कर लेता है, जिसके कारण हम लोगों का ब्रेन में क्या हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर बोलता है। सुने भी होंगे कि ब्रेन कैंसर किसके वजह से? ग्लियल सेल जो मतलब आवश्यकता से ज्यादा विभाजन कर लेता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। और न्यूरॉन कोशिका हम लोगों का बॉडी में, ये ब्रेन में जो रहता है, ये मर गया तो ये मरा हुआ तो रहेगा ही। और हम लोगों का बॉडी में जो पाया जाता है, हम लोगों का बॉडी में ग्लियल सेल 90% पाया था। बॉडी में 90% ग्लियल सेल पाया था और 10% न्यूरॉन कोशिका पाया था। तो ये 90% कभी कभी बॉडी में भी
मतलब आवश्यकता से ज़्यादा विभाजन कर लेता, जिसके कारण हम लोग का बॉडी में देखे भी होंगे कि किसी किसी को पेट में कैंसर हो गया, किसी को हाथ में, किसी को लीवर में। ये सब कैंसर किसके कारण होता है? ग्लियल सेल मतलब ज़्यादा मात्रा में क्या कर लेता है, खुद को विभाजन कर लेता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, हम लोगों को लीवर ये हो जाता है, कैंसर हो जाता है। ठीक है, ये समझ गया। सेंट्रोसोम का काम क्या है? विभाजन करना, विभाजन करके दो नए जीवों का निर्माण करना। विभाजन का मतलब टूट करके बर्बाद नहीं होना, दो नया नया जीवों का निर्माण करना, और वो नए जीव क्या करना, अपना वृद्धि विकास करेगा। यह प्रक्रिया लगातार जारी रहता है, जिसके कारण अगर कहीं पे हम लोगों का हाथ कटता है तो वो गड्ढा धीरे धीरे भर जाता है। ठीक है, आगे देख रहे हो परद्रव्य जालिका। परद्रव्य जालिका, इसका जो काम है कोशिका के अंदर, परद्रव्य जालिका का जो काम है आंतरिक दीवार के तरह कोशिका के अंदर में रहता है। ये दीवार का काम करता है, या कंकाल का काम करता है, मतलब मजबूती का काम कौन करता है? परद्रव्य जालिका ही काम करता है। वहां पे जो बनता है कंकाल, उस कंकाल में मतलब कोशिका के अंदर परद्रव्य जालिका, इसका काम क्या? मजबूती प्रदान करना, या खूंटे के तरह वहां पे रहना। ठीक है, और इसका काम या कंकाल के तरह काम करना, हड्डी के, जिस तरह से हम लोग का हड्डी है, ये क्या खूंटे के तरह ही काम न कर रहा है, ये कंकाल हो गया। इसके अंदर जो बनता है वसा बनता है और प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? वसा और प्रोटीन बनता है। और उसी में राइबोसोम भी रहता है। किसमें क्या रहता है? राइबोसोम। राइबोसोम का जो खोज किया था सबसे पहले पेलाडे ने किया था। पेलाडे ने बताया था कि उसके अंदर में दो कोशिका पाया जाता है। राइबोसोम के अंदर दो कोशिका, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक एक प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो रहता है वो बड़ा रहता है, और प्रोकैरियोटिक जो रहता है वो छोटा रहता है। जनरल समझ लीजिए कि यूकैरियोटिक को हम लोग देख सकते हैं और प्रोकैरियोटिक को हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं कहाँ पे? राइबोसोम में। राइबोसोम का जो खोज किया था, कौन किया था? रॉबिन्सन और रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबिन्सन और रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये जो राइबोसोम जो पाया जाता है, राइबोसोम में प्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, जिसको राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोलते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री। और केंद्रक का खोज जो किया था रॉबर्ट ब्राउन सबसे पहले किया था। ये केंद्रक जो है, केंद्रक क्या करता है? कोशिका के अंदर नियंत्रक का काम करता, मतलब देखभाल का काम करता। और उसी के अंदर में प्रोटीन भी पाया जाता, और उसके अंदर में जीन भी पाया जाता, और राइबोसोम भी पाया जाता, डीएनए भी पाया जाता। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम के अंदर, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के अंदर आरएनए के अंदर जीन। तो केंद्रक में बोलेंगे कि केंद्रक में क्या क्या रहता है? केंद्रक में क्या क्या रहता है? तो केंद्रक में क्रोमोसोम रहता। क्या रहता है? क्रोमोसोम। ये जो केंद्रक का जो खोज किया था, कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। ये केंद्रक जो है कोशिका में ब्रेन के तरह कार्य करता है। किसके तरह? ब्रेन के तरह कार्य करता है, मतलब उसका देख रेख नियंत्रण का कार्य जो करता है वो कौन करता है? केंद्रक ही करता है। देख रेख जितना भी नियंत्रण वाला कार्य रहता है, देखना कौन टूट गया, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है तो उसको, कोई काम कर रहा है तो उसके पास एनर्जी भी होगा, एनर्जी होगा तो गोल्जी को यह सलाह देगा कि यहाँ से ढोकर के लाओ, ले जाओ। अगर कोई काम नहीं कर रहा तो ये किसको कहेगा? लाइसोसोम को, कि उसको वो काम नहीं कर रहा, उसका हजमा कर दो या पाचन कर दो। जो काम अगर कोई ठीक ढंग से काम नहीं करेगा, ये काम किसका है? केंद्रक का काम है। किसको? लाइसोसोम को बताना। अगर किसी के अंदर एनर्जी स्टोर है तो इसका काम किसको? गोल्जी उपकरण को बताना कि वो एनर्जी मतलब बॉडी का जो पार्ट काम कर रहा है वहां तक भेजो। अगर कोई बॉडी का पार्ट में कोशिका के अंदर कोई बेकार पदार्थ है तो कौन कहेगा? केंद्रक ही कहेगा गोल्जी उपकरण को। वो क्या करेगा? फिर वहां से उसको शरीर से उत्सर्जन विधि द्वारा बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो केंद्रक के अंदर क्या पाया था? क्रोमोसोम पाया जाता, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए को थोड़ा खींचा तो आरएनए को थोड़ा खींचा तो जीन। और इसके अंदर जो पाया जाता प्रोटीन लगभग 90% पाया था क्रोमोसोम के अंदर, प्रोटीन 90%, और 10% जो पाया जाता है वो गुणसूत्र पाया जाता है। हम लोग का क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये कोशिका, देखिए कोशिका का हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि कोशिका सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा कोशिका नहीं होता। कोशिका से पहले आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे राइबोसोम पढ़े, केंद्रक पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े, राजधानी पढ़े, गोल्जी बॉडी पढ़े। ये सब कहाँ पे पढ़े? कोशिका के अंदर ही ना। कोशिका दोनों में होता। कोशिका जो होता है पादप में भी होता है, जंतु में भी होता है, दोनों में कोशिका होता है। लेकिन सबसे छोटा कोशिका नहीं है। कोशिका मतलब सबसे छोटा वह इकाई अंग है जो उसके अंदर संपूर्ण तरीके से सारा कार्य हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए राइबोसोम के अंदर सारा काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया देख लीजिए, क्या माइटोकॉन्ड्रिया सभी काम कर रहा है? नहीं कर रहा। सेंट्रोसोम देख लीजिए, सभी काम कर रहा है? नहीं कर रहा। ये
प्रद्रव्य जालिका ये भी नहीं कर रहा। तो इन सबको पहले देखा वो लोग, ठीक है, देखा तो यहाँ पे देखा कि कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो संपूर्ण तरीके से सभी कार्यों को कर ले। तो इन सबको जोड़ करके देखा कि केंद्रक के कोशिका के अंदर कोशिका ही एक ऐसा, पूरे बॉडी में कोशिका ही एक ऐसा अंग है जो इसके अंदर सभी प्रक्रिया, उत्सर्जन हो, श्वसन हो, कार्य जितने भी है सभी कार्य को कर सकता है। तो सबसे छोटा जो होता, जो सबसे छोटा नहीं होता, इकाई अंग बोलते हैं उसको। सबसे छोटा तो बहुत सारा पार्ट से होता, तो सबसे छोटा इकाई कौन होता? कोशिका होता। कौन होता? कोशिका। और कोशिका जो पाया जाता है जंतु में भी पाया जाता है और पादप में भी पाया जाता है। जंतु में जो कोशिका पाया जाता है, जंतु में जो कोशिका पाया जाता है, जंतु में क्या रहता है? झिल्ली टाइप का रहता है। किस टाइप का? झिल्ली टाइप का, जो प्रोटीन और लिपिड का बना रहता है। जो किसका? प्रोटीन और लिपिड का बना रहता है। और पादप कोशिका जो रहता है वो सेल्यूलोज का बना रहता है। यह जंतु कोशिका का आकार अनिश्चित रहता है और पादप कोशिका का आकार निश्चित रहता है। पादप कोशिका बहुत ही कठोर होता है और जंतु कोशिका बहुत ही क्या रहता है? कमजोर रहता है। इसको किसी भी आकार में बदल सकते हैं आप, लेकिन इसका पादप कोशिका को हम लोग नहीं चेंज कर सकते क्योंकि ये बहुत ही कठोर रहता है। ये कमजोर इसलिए रहता है कि हम लोगों का जैसे एक परत तो है ही, साथ साथ हम लोग कपड़ा भी पहन लेते हैं। कपड़ा पहन लिया तो दोगुना उसमें भी झिल्ली आ गया, डबल झिल्ली आ गया, इसीलिए हम लोग पतला देता है। और पादप में क्या करता है? पादप में डबल इसलिए रहता है, कभी कभी हम लोग जाते हैं तो पैर में ही धक्का दे देते हैं, पैर में चढ़ जाते हैं, पैर को हिला डुला देते हैं। तो उसको मजबूती के लिए, उसको मजबूत कौन करेगा? कपड़ा पहना देंगे उसको? नहीं पहना सकते उसको कपड़ा। तो उसको क्या करता है? ईश्वर इतना क्षमता देता है कि उसको मजबूत बनाना, उसके अंदर गुण ही ऐसा डाला जाता है कि ताकि वो मजबूती से वहाँ क्या रहे? खड़ा रहे। बाहरी प्रकोप से उसको कोई फर्क नहीं पड़े, धूप आए, आंधी आए, चाहे लात मारो, डंडा मारो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रहता है बहुत हार्ड रहता है। कोशिका झिल्ली इसमें भी, पादप में भी पाया जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारा कोशिका झिल्ली रहता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका भित्ति बोल देते हैं। लेकिन जंतु में जो रहता है केवल और केवल एक का रहता है, और ये जो रहता है सेल्यूलोज का बना रहता है। हम लोग अपने दैनिक जीवन में पेड़ पौधे से कुछ भी प्राप्त करेंगे उसमें क्या पाया जाएगा? सेल्यूलोज पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सेल्यूलोज। जैसे कॉपी किताब ये सब जो है किसका? सेल्यूलोज का। ये सब दीवार जितना भी मतलब पेड़ पौधे से प्राप्त हुआ वो सारा क्या है? सेल्यूलोज है। वो सारा क्या है? सेल्यूलोज। तो ये समझ में आ गया कि जंतु कोशिका जो ये कोशिका जो रहता है सबसे छोटा नहीं रहता, सबसे छोटा उसके अंदर भी बहुत सारा रहता है। ये अभी इसलिए बताएं क्योंकि आप लोगों को इतना समझाने के बाद अब समझ में तो आ ही गया क्या कोशिका सबसे छोटा होता है? नहीं, क्योंकि कोशिका के अंदर भी बहुत सारा मटेरियल दिखा दिए इससे पहले, इसीलिए कोशिका का डिफिनेशन अभी बता रहे हैं। इससे पहले भी बता सकते थे, लेकिन कोशिका का डिफिनेशन अभी इसलिए बता रहे हैं आपको समझ में आ जाए कि कोशिका के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो सबसे छोटा तो वो सब हो गया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये जीव द्रव्य, राजधानी, सबसे छोटा तो ये हो गया। लेकिन सबसे छोटा हुआ, लेकिन ये इकाई नहीं कहलाएगा। क्यों इकाई नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसके अंदर सभी प्रक्रिया नहीं हो रहा, केवल और केवल कोई एक ही काम कर रहा। कोई एनर्जी बना रहा तो एनर्जी ही बना रहा, कोई विभाजन कर रहा तो कोई मजबूती प्रदान कर रहा, कोई नियंत्रण देखभाल का काम कर रहा, और कोई है तो सिर्फ अगर ले जाने और लाने का काम कर रहा। लेकिन कोशिका जो था, कोशिका के अंदर जितना भी था उसमें मजबूती भी हो रहा था, ये विखंडन भी हो रहा था और नियंत्रण भी कोई रख रहा था, और उसमें प्रोटीन भी बनता है, ऊर्जा भी बनता है और परिवहन का भी काम करता है। मतलब ग्रहण करना, उत्सर्जित करना, सभी क्रिया उसके अंदर हो रहा था। इसीलिए कोशिका को क्या बोल दिया? ये मौलिक इकाई बोल दिया। क्या बोल दिया? मौलिक इकाई। और कोशिका जो पाया जाता है वो जंतु में भी पाया जाता है और पादप में भी पाया जाता है। जंतु में जो पाया जाता है वो कमजोर रहता है और पादप में जो रहता है वो मजबूत रहता है। जंतु में जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? पारागम्य झिल्ली भी बोल सकते हैं। क्यों? पारागम्य झिल्ली या चयनात्मक भी झिल्ली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये झिल्ली जो रहता है, इसके ऊपर जो झिल्ली, कोशिका के ऊपर जो झिल्ली रहता है, वो झिल्ली का काम क्या रहता है? चयन करके वस्तुओं को उसके अंदर डालना। कौन आएगा? जैसे हम लोग घर में गार्ड रखते हैं तो अंदर कौन आता है? जिसका अंदर में काम हो उसी को आने देते, जिसका काम नहीं रहता उसको बाहर निकालते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी झिल्ली का काम क्या रहता है कि इसके अंदर कोशिका के अंदर जो है ये पदार्थ जाएगा या ये मटेरियल जाएगा तो क्या ये फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा, इस चीज को चयन करके तब उसको कहाँ भेजता? अंदर भेजता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली या पारागम्य झिल्ली भी कहते हैं। वो बना किसका? प्रोटीन और लिपिड का बना रहता है। और आगे देख लेते हैं, आगे क्या है? आगे है पादप कोशिका। ये जो बना रहता है ये सेल्यूलोज का बना रहता है। और इसका पादप कोशिका का जो काम है, पादप कोशिका का मुख्यतः ये सब लगभग इसमें क्या कर रहा है? मैच करता है। लगभग चीज इसमें क्या करता है? मैच करता है। दो तीन चीज ये है कि जिसमें
जंतु में पाया जाता है, पादप में नहीं पाया जाता, कोई पादप में है जंतु में नहीं है, तो वो भी आगे बताने वाले हैं। पादप कोशिका में जो रहता है वो किसका बना रहता है, सेल्यूलोज का बना रहता है। और पादप कोशिका मजबूत इसलिए बनाया जाता है ताकि ये बाद में जो रहता है या कहीं पे अकेले जो रहता है उसको हिलना, एक ही जगह से क्या करना पड़ता है, हिलना डुलना पड़ता है। कभी कभी तेज हवा आ जाता है, कोई जानवर आ गया उसमें सींग मार दिया, कोई आदमी आया उसको तोड़ के लेते जाएगा, जानवर आता है उसमें वो अटक जाएगा, हम लोग जाते हैं, हम लोग अटक जाते हैं। तो उसको मजबूत बनाने के लिए कौन, उसको कपड़ा पहना देंगे, हम लोग कपड़ा पहना देंगे या उसमें परत चढ़ा देंगे, नहीं कर सकते हैं। तो ईश्वर ने इसके अंदर ऐसा क्षमता दिया कि इसको सीधे क्या किया, बहुत सारा क्या दे दिया, कोशिका झिल्ली दे दिया, बहुत सारा कोशिका झिल्ली दे दिया और सबको क्या किया, मिला करके एक जगह जोड़ दिया। तो वो क्या बन गया, कोशिका भित्ति बन गया। क्या बन गया, कोशिका भित्ति। और वो उस कोशिका भित्ति का जो काम है, उस कोशिका भित्ति का जो काम है, इसका काम मजबूती प्रदान करना पहला, और दूसरा बाहरी प्रकोप से बचाना, क्योंकि बाहर से बहुत सारा प्रकोप, आंधी आता है, पेड़ को पूरे बाद में अकेले रहना पड़ता है, तो वहां पे कौन जाएगा उसको बचाने, कोई नहीं। तो उनको उसका पादप का झिल्ली ही क्या कर देता, उसका भित्ति ही क्या कर देता, मजबूत कर देता, ताकि सभी चीज को, सभी बाहरी प्रकोप को वो झेल पाए और पेड़ को सुखाने से बचा पाए। ये काम किसका है, कोशिका भित्ति का। ठीक है, आगे कोशिकांग किसको कहेंगे हम लोग, कोशिकांग कहेंगे किसको, कोशिकांग उसको कहेंगे कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर जितने भी मटेरियल है, कोशिका के अंदर जितने भी मटेरियल है, उन सभी मटेरियल को मिला करके तब क्या बोल सकते हैं, उसको कोशिकांग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कोशिकांग बोल सकते हैं। और जीव द्रव्य जो पाया जाता, कोशिका हम लोग पीछे देख चुके हैं, कोशिका के अंदर में कुछ जीव द्रव्य जो भरा हुआ था उसको क्या बोलते हैं, कुछ द्रव्य जो भरा था उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीव द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य का जो खोज किया था वो कौन किया था, जे.ई. पुरकिंजे ने किया था। कौन किया था, जे.ई. पुरकिंजे। अगला देख लेते हैं, कोशिका जो रहता, कोशिका द्रव्य भी दो तरह का होता, कोशिका द्रव्य भी दो तरह का, एक कोशिका और केंद्रक के अंदर, एक कोशिका और केंद्रक के अंदर, और एक केंद्रक और केंद्रिका के भीतर। देख लो, कोशिका झिल्ली के अंदर के बीच, मतलब कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच, इसके बीच में जितने भी मटेरियल रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य बोलेंगे। और एक होता है केंद्रक और केंद्रिका। केंद्रक हम लोग देखे थे, कोशिका के अंदर एक केंद्रक था, उसके अंदर में एक काला बिंदु था, तो ये काला बिंदु को केंद्रिका बोलते थे और इसको केंद्रक बोलते थे। केंद्रिका और केंद्रक के बीच में जो द्रव्य रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। उसको वो भी क्या रहेगा, कोशिका द्रव्य, तो वो उसको केंद्रिका द्रव्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये कोशिका के अंदर जो रहेगा उसको कोशिका द्रव्य भी बोल सकते हैं। तो केंद्रक का जो खोज किया था 1831 ईस्वी में, सबसे पहले कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन किया था। कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के अंदर में, यह कोशिका केंद्रक के अंदर में ही सारा जितने भी मेटेरियल रहते हैं, वो सारा मेटेरियल, जैसे गुण ढोना, मजबूती प्रदान करना, ये सब काम जो होता है किसके अंदर, केंद्रक के अंदर ही होता है। और इस केंद्रक के अंदर में कौन पाया था, केंद्रक के अंदर में कौन पाया था, क्रोमोसोम पाया था। कौन पाया था, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए, जीन, और ये जो बना रहता है इसके अंदर, केंद्रक जो बना रहता है उसके अंदर में क्रोमोसोम जो बना रहता है, उसमें अधिकतर क्या रहता है, प्रोटीन ज्यादा रहता है, प्रोटीन 90% रहता है, और 10% लगभग क्या रहता है, गुणसूत्र रहता है। उम्मीद है ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे और थोड़ा सा बचा हुआ उसको भी बता देते हैं। ठीक है, 2-3 मिनट रखो, उसके बाद बंद कर दो। गुणसूत्र जो पाया जाता है, गुणसूत्र जो पाया जाता है केंद्रक के अंदर में पाया जाता है। गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अंदर, क्रोमोसोम में, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम में। केंद्रक के भीतर जो रहता है एक क्रोमेटिन जाल भी रहता है। ये आपका कोशिका हो गया, ये पूरा मान लीजिए कोशिका, ये केंद्रक हो गया। केंद्रक के अंदर एक बिंदु जिसको केंद्रिका बोलते हैं, और इसके अंदर में पतला पतला बहुत सारा क्या रहता है, बहुत सारा क्रोमेटिन जाल रहता है। केंद्रक के अंदर बहुत सारा जो इस टाइप से दिखता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रोमेटिन जाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन जाल। कोशिका का सामान्य मतलब लगभग जो आकार रहता है 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक लगभग मिल सकता है आपको। कम से कम 1 रहेगा या अधिकतम हो सकता है तो 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ये गुणसूत्र समझ गए। गुणसूत्र मतलब किसको कहते हैं, गुण को ढोना, माता पिता सभी का गुण को जो ढोता है उसी को क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो ये गुणसूत्र कहाँ पाया था, क्रोमोसोम में पाया था। कहाँ पाया था, क्रोमोसोम में। और केंद्रक के भीतर क्रोमेटिन जाल रहता, क्या रहता, क्रोमेटिन जाल। और क्रोमोसोम के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग जनन चैप्टर में देखेंगे, डीएनए, आरएनए, जीन, ये सबके क्रोमोसोम के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ ये पढ़ना है कि गुणसूत्र जो पाया था वो कहाँ पाया था, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम जो पाया था वो कहाँ पे पाया था, केंद्रक में पाया था। कहाँ पे, केंद्रक में। और केंद्रक कहाँ पे, कोशिका के अंदर। कहाँ पे, कोशिका के अंदर। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, आगे कौन रहता, ये
केंद्रक का अध्ययन, किसका केंद्रक? पेड़ पौधे का। किसका? पेड़ पौधे हो या किसी का भी, मतलब कोशिका का। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? कोशिका का केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? केयरलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? केयरलॉजी। केंद्रक के बारे में, कोशिका का केंद्रक के बारे में, जैसे इससे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कोशिका के अंदर, कोशिका के बारे में जो स्टडी करेगा उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। और यहाँ पे जो उसके अंदर, कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, उस केंद्रक के बारे में जो अध्ययन करेगा उसको क्या कहेंगे? केयरलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? केयरलॉजी। और पेड़ पौधे, यह पादप कोशिका में जो रहता है, पादप कोशिका में लवक भी पाया जाता। क्या पाया जाता? लवक भी पाया जाता। और वो लवक जो रहता है 3 प्रकार का रहता है। कितना प्रकार का? लवक 3 प्रकार का। हरित लवक, अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक। हरित लवक का जो काम रहता है भोजन बनाना और पेड़ पौधे को हरा भरा रखना, क्लोरोफिल प्रदान करना, ये काम किसका रहता है? हरित लवक का। और अवर्णीय लवक का क्या रहता है? वो जो भोजन बनाया, पेड़ पत्ती जो क्लोरोफिल के द्वारा भोजन बनाया, उस भोजन को ले जाकर स्टोर रखना, कहाँ पे? पेड़ पौधों में, या इस पेड़ पौधे का गांठ में ले जाकर के जमा रखना या जड़ों में जमा रखना, ये काम किसका होता है? अवर्णीय लवक का रहता है। ये अवर्णीय लवक भोजन इसलिए स्टोर करता है, कभी कभी हम लोगों का भी दैनिक जीवन में आपातकालीन समय आ जाता, तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं? घर में जो भोजन स्टोर रहता है उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। उसी तरह से इनके लिए भी कभी कभी क्या आता है? आपातकालीन आ जाता है। जैसे आप लोग देखे भी होंगे, गर्मी के टाइम में कुछ दिन पहले देखे होंगे बारिश नहीं हो रहा था, वो इसके लिए आपातकालीन था। उस टाइम में धूप तो पड़ रहा था बराबर, क्या नमी मिल रहा था? इसको नमी नहीं मिल रहा था, तो क्या भोजन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो उस टाइम में, उस ऐसे आपातकालीन में वो क्या करते हैं? उस टाइम में ये अवशोषित किए हुए भोजन का यूज करता है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं वर्णीय लवक। वर्णीय लवक का काम क्या रहता है? ये रंग प्रदान करने का। वर्णीय लवक का काम क्या है? रंग प्रदान करना। जैसे हम लोग देखते हैं फूल, देखते हैं फूल का अलग अलग कलर होता है। यहाँ पे जैसे बहुत सारा पौधा है, इन सब पौधों का अलग अलग, पौधे का अलग अलग फूल है, और सभी फूल का अलग अलग कलर है। और फल होता है, बहुत सारा फल होता है, सभी फल का आकार, ये कलर क्या होता है? अलग अलग होता है। तो यहाँ पे दो दे दिए हैं कि लाइकोपेन जो रहता है, लाइकेन जो पाया जाता है, लाइकेन का जो कार्य है, लाइकेन का कार्य क्या है? लाल करना। कोई भी फल क्या है? हरा फल है, उस फल को, मतलब क्लोरोफिल है फल में, उस क्लोरोफिल को केरोटीन में बदलना, ये काम किसका रहता है? ये उस फल को लाइकेन में बदलना, उस फल को लाइकेन में बदलना। और लाइकेन में जैसे ही बदलेगा तो क्या बन जाएगा? ये फल लाल हो जाएगा। और केरोटीन का काम क्या है? पीला करना। लाइकेन का काम है फूल हो या फल हो, उसको क्या करना? लाल करना। और केरोटीन का जो काम है, चाहे वो फूल हो या फल हो, क्या करना? उसका पीला करना। तो उम्मीद है ये पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आए तो कमेंट एंड शेयर दोनों कर देना। ठीक है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कहाँ पे अगर किसी चीज का कमी लग रहा हो। इसमें कुछ का कमी है जो आप लोगों को बताया भी कि नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, जैसे डीएनए, आरएनए, ये सब बच गया तो आगे अगला वाला चैप्टर, जन्म चैप्टर में, वहाँ पे बेहतर तरीके से आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक।